Good morning, students. We'll start with the next sum of non-profit association. Now, this is the fourth sum. Again, today I have taken an unsolved sum from your टेक्स्ट बुक. ये आपके टेक्स्ट बुक का ही एक अनसॉल्व सम मैंने लिया है. क्वेश्चन में कुछ चेंज नहीं किया है, जैसा है वैसे का वैसे ही है. टेक्स्ट बुक रेफर करोगे या पीडीएफ रेफर करोगे, आपको ये सम मिल जाएगा. Now, without wasting the time, we'll start reading the sum. In this sum also we are supposed to prepare income and expenditure account and balance sheet. तो हम sum पढ़ना start करते हैं. What is given here? From the following transaction of receipts and payment of Pawan Putra Hanuman Vyayamshala and the adjustments are given to you. You are required to prepare इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए हमको बोला गया है. ये रिसिप्ट और पेमेंट है, रियल अकाउंट है. यहाँ रिसिप्ट है डेबिट साइड में, यहाँ पेमेंट साइड है क्रेडिट साइड में. विल स्टार्ट विद आवर पेमेंट साइड. व्हाट इज गिवन फर्स्ट? सैलरी. सैलरी आपको पता है जैसी है वैसी की वैसी उठानी है. आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में लिख के रखना है. यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा टू सैलरीज. Salaries amount will write in first column because we have an adjustment. तो हम इसको इनर कॉलम में ही लिख के रखेंगे. सैलरी के बाद में अगर आप देखोगे तो हमारे पास है एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस. फिर से खर्चा है. इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेबिट साइड. What we are supposed to write, will leave one line to entertainment expenses. It is 2480 because we don't have any adjustment. जिसकी एडजस्टमेंट नहीं है उसको हम डायरेक्टली बाहर लिख सकते हैं. जिसकी एडजस्टमेंट है उसके लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा. बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस. फिर से खर्चा, नो एडजस्टमेंट, डायरेक्टली वी कैन राइट द अमाउंट. टू सन्ड्री एक्सपेंसेस. $1,300. After this, if you see on the screen, we have electricity charges. Again an expenses. जैसा है वैसे का वैसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में डेबिट में लिखेंगे क्योंकि खर्चा है नॉमिनल अकाउंट में. एक्सपेंसेस वी आर सपोज टू राइट ऑन डेबिट साइड. टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस. फॉर दिस ऑल्सो वी डोंट हैव एनी एडजस्टमेंट. आई कैन राइट द अमाउंट इन आउटर कॉलम. आफ्टर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट चीज जो हमारे पास है वो है रेंट. रेंट अगेन एन एक्सपेंसेस. विल राइट हियर टू रेंट एंड रेंट ऑल्सो आई कांट सी एनी एडजस्टमेंट तो अमाउंट हम बाहर लिखेंगे 700. रेंट के बाद में हमारे पास जो है वो है इन्वेस्टमेंट. मैं रेड पेन से हाईलाइट करती हूँ. बाय इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट आपको पता है क्या है. ये हमारा खर्चा नहीं है, ये हमारा एसेट्स है. सो एसेट साइड विल राइट इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट के लिए भी एडजस्टमेंट है. विल राइट द अमाउंट इन फर्स्ट कॉलम एंड कीप. आफ्टर इन्वेस्टमेंट इफ यू सी वी हैव प्रिंटिंग एंड stationery. Again an expenses where we are supposed to write income and expenditure account. To printing and stationery. 800 rupees. After that if you see we have postage. postage फिर से खर्चा है. इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेबिट साइड. टू postage and postage amount is 3200. After postage if you see in the question we have fixed deposit. अब ये fixed deposit it is again an asset. We are supposed to write in balance sheet asset side. इनकम एंड एक्सपेंडिचर के नीचे हम लाइन छोड़ेंगे. सॉरी इन्वेस्टमेंट के नीचे हम लाइन छोड़ेंगे और लिखेंगे फिक्स डिपॉजिट. fixed deposit is 3,900.
After that, if you see, we have कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बैलेंस कैरी डाउन दिया है, यानी कि साल के अंत वाला है। यहाँ पर आप लिख सकते हो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक 836,000. Okay, with this we completed our payment side. We'll go to the receipt side. रिसिप्ट साइड में सबसे दिया है पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश इन हैंड पढ़ना है, वहीं पर छोड़ दो। नेक्स्ट दिया है सब्सक्रिप्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कौन सा वाला लिखेंगे हम, ये वाला। इसका क्या करना है मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताती हूँ कि इसका क्या करना है। फर्स्ट विल राइट दिस बिकॉज दिस इज ऑफ करंट ईयर. This is my income and expenditure. Here I will write by subscription. $18,000. ये जो 410 है ये 19 और 20 का हमको रिसीव हुआ है, यानी कि लास्ट ईयर ये आउटस्टैंडिंग होगा या इट कैन बी, हाँ 1920 मतलब आने वाला साल, नेक्स्ट ईयर. सो इट इज़ नॉट ऑफ लास्ट ईयर, इट इज़ ऑफ नेक्स्ट ईयर. सो इट इज़ अ प्री रिसीव्ड इनकम एज इट इज़ गिवन ईयर. अगर यही चीज़ हमको एडजस्टमेंट में देते तो हम दो इफेक्ट करते. एक इफेक्ट होता माइनस, दूसरा इफेक्ट होता बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. लेकिन यही चीज़ आपको रिसिप्ट और पेमेंट में दी है तो हम इसका एक सिंगल इफेक्ट करेंगे, वो है हमारी बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में आप लायबिलिटी साइड में लिखोगे प्री रिसीव्ड subscription as it is given in receipt and payment, only one single effect. The same thing अगर एडजस्टमेंट में देते तो हम दो इफेक्ट देते, जैसे हम हमेशा देते हैं. पहला इफेक्ट माइनस करते सब्सक्रिप्शन से और फिर यहाँ लिखते. लेकिन ये प्री रिसीव्ड इनकम हमें रिसिप्ट और पेमेंट में दिया है, इसलिए एक सिंगल इफेक्ट, जैसे हम फाइनल अकाउंट में ट्रायल बैलेंस में जो भी देते थे हम उसका एक सिंगल इफेक्ट था, उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको करना है. तो हमारा सब्सक्रिप्शन हो गया. आगे क्या दिया है, डोनेशन. अब डोनेशन फिलहाल तो हम यहीं पर लिख के रखते हैं, अगर बोला जाएगा कैपिटलाइज करना तो हम उसके अकॉर्डिंगली देखेंगे, लेकिन नहीं नीचे कहीं पर भी डोनेशन के लिए कैपिटलाइज तो नहीं लिखा हुआ है. सो आई विल राइट सब्सक्रिप्शन के नीचे लाइन छोड़ेंगे और फिर लिखेंगे बाय डोनेशन 6,000. After that we have receipt from entertainment. Again an income, we'll write here by a receipt from entertainment. How much is the receipt? 5,400. होप सो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा. नेक्स्ट इज गिवन इंटरेस्ट. इंटरेस्ट अगेन एन इनकम, बाय इंटरेस्ट 400. इंटरेस्ट के बाद में जो लास्ट चीज दी है हमको वो है हमारा एंट्रेंस फीस. एंट्रेंस फीस भी हम यहीं पर लिखेंगे, लेकिन नीचे एंट्रेंस फीस के लिए एडजस्टमेंट दिया है तो मैं इसका अमाउंट पहले कॉलम में ही लिख के रखती हूँ. एंट्रेंस फीस इज गिवन 6,200. ओके, अब विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. अब हम चलते हैं हमारे एडजस्टमेंट की तरफ. ओके, सो दिस इज माय एडजस्टमेंट. फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या दिया है, देयर आर 500 मेंबर्स पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 50 रुपीज़ ईच. 500 मेंबर हैं हमारे, 50 रुपये एक मेंबर दे रहा है, यानी कि टोटल कितना होना चाहिए था, 25,000 हमारे पास टोटल अमाउंट इकट्ठा होना चाहिए था. लेकिन
हमारे पास एक्चुअली करंट ईयर में कितना अमाउंट इकट्ठा हुआ, सिर्फ 18,000. हाउ मच वी वांटेड, 25,000. यानी कि अभी भी आउटस्टैंडिंग है. कितना आउटस्टैंडिंग है, 25 में से 18 माइनस करेंगे तो 7,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है. फर्स्ट इफेक्ट आउटस्टैंडिंग का ऐड करो. दूसरा इफेक्ट आपको आउटस्टैंडिंग का पता है, इंस्टेड ऑफ liability it has to be written on asset side. So asset side will write outstanding subscription. How much it is, 7,000. okay, होप सो पहला एडजस्टमेंट समझ में आया होगा. सेकेंड एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं. आउटस्टैंडिंग सैलरी है. आउटस्टैंडिंग का आपको इफेक्ट पता है. पहला इफेक्ट है ऐड करो. तो यहाँ पर हमने सैलरी लिखी है, ऐड आउटस्टैंडिंग 1200. सेकेंड इफेक्ट आउटस्टैंडिंग का आपको भी पता है कहाँ आता है, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग सैलरी 1200. दो इफेक्ट हमारे हो गए. थर्ड एडजस्टमेंट, एसेट्स ऑन 1 अप्रैल 2018, यानी कि साल के पहले दिन पर बिल्डिंग इतनी थी, फर्नीचर इतना था. ये हमको बैलेंस दिया है, सिर्फ हमको वहाँ पर बैलेंस शीट में लिखना है. वी हैव बिल्डिंग 50,000, लीव वन लाइन, फर्नीचर 15,000. एक 50,000 है, एक 15,000 है. इसके दो इफेक्ट नहीं देने क्योंकि ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है, बैलेंस के ब्रॉट डाउन है. प्रोवाइड डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड फर्नीचर एट 5% एंड 10% रिस्पेक्टिवली. डेप्रीसिएशन प्रोवाइड करने के लिए बोला है, बिल्डिंग पर 5 और फर्नीचर पर 10. तो डेप्रीसिएशन का मतलब आपको पता है, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट. तो हम रिड्यूस करेंगे. पहले हम बिल्डिंग रिड्यूस करते हैं, लेस डेप्रीसिएशन एट द रेट ऑफ 5%, लेस डेप्रीसिएशन एट द रेट ऑफ 10%. अब यहाँ से 5% यानी कि 2,500, 1,500, 13,500, 47,500. अब ये 2,500 और 1,500 हमारा लॉस हुआ है. सेकेंड इफेक्ट जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, डेबिट साइड. टू डेप्रीसिएशन, what we depreciated, building, furniture 2,500, 1,500, टोटल 4,000. होप सो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा. अगला एडजस्टमेंट देखते हैं. 50% ऑफ एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज. कैपिटलाइज का मतलब है कि इसको रेवेन्यू ना ट्रीट करके आपको इसको कैपिटल फंड में ऐड करना है. तो चलिए इसका इफेक्ट भी दे देते हैं. कहाँ पर एंट्रेंस फीस लिखा है, यहाँ पर लेस 50% कैपिटलाइज. अब इसका 50% आएगा 3,100. ये हो गया एक इफेक्ट. सेकेंड इफेक्ट, कैपिटल फंड एड एंट्रेंस फीस. ओके, नेक्स्ट सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हो गया. अभी सिक्स की तरफ. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 5% पर एनम एक्रूड फॉर 6 मंथ. ओके, अब ये जो इन्वेस्टमेंट है इसके ऊपर 5% पर एनम के हिसाब से हमें क्या मिलने वाला है, इंटरेस्ट मिलने वाला है. दैट ऑल्सो फॉर हाउ मेनी मंथ, 6 मंथ. यानी कि जो आपको अमाउंट दिया है 15,000, उसके ऊपर 5% के हिसाब से आपको
only for 6 months you are supposed to find interest. So we can write here add accrued interest at the rate of 5% only for 6 months. It will come 375 rupees. Here we will write 15,375. अब ये इनकम है, इसलिए इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा हमारे इनकम में, यानी कि यहाँ पर बाय इंटरेस्ट accrued on investment 375. एक लास्ट एडजस्टमेंट है, कैपिटल फंड 70,000 एज ऑन 1 अप्रैल 2018. तो हम यहाँ पर कैपिटल फंड लिख के रखेंगे, कितना है 70,000 है. ओके अब हमारा क्वेश्चन हमने रिसिप्ट और पेमेंट एडजस्टमेंट पूरे के पूरे कर लिए. अब हम क्या करेंगे, बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहला जो अकाउंट है वो है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. विल सी विच साइड टोटल इज हैवियर. अब देखने से ही समझ में आता है, यहाँ पर सब छोटे छोटे अमाउंट है. यहाँ 25,000, 6,000, 5,400, 400, 3,100, 375 है. यही टोटल हैवियर होगा. ये टोटल आ रहा है 40,275. The same total we are going to write here 40,275. अब इसमें से 7,200, 2,480, 1,300, 1,200, 700, 800, 3,200 और 4,000 माइनस करने के बाद में भी हमारे पास बचता है, वो है हमारा सरप्लस. सरप्लस यानी कि हमारा प्रॉफिट कितना है 19,395. और सरप्लस आपको पता है कहाँ ऐड करना है, यू आर सपोज टू ऐड इन योर कैपिटल फंड. सो विल ऐड योर ऐड सरप्लस. और अगर लॉस होता है उस लॉस को हम डेफिसिट बोलते हैं, वो हम यहाँ पर माइनस करेंगे. एंड दिस विल कम 92,495. तीन ही अमाउंट है, 92,495 प्लस 410 प्लस 1,200 विल गेट आर टोटल 94,105. और इस साइड में 15,375, 3,900 प्लस 830 प्लस 6,000 प्लस 7,000 प्लस 47,500 प्लस 13,500 will get the same total, that is 94,105. ये हमारा सेकेंड सम है जो हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट दोनों के साथ में कंप्लीट किया है. आपको क्या करना है, सम अच्छे से व्यू करना है. व्यू द सम वेरी नाइसली. गो थ्रू द सम 2 to 3 टाइम्स. एक बार में नहीं समझ में आएगा, पैसे नहीं लगते हैं व्यू करने के. आप सेकेंड टाइम व्यू कर सकते हो. व्यू द लेक्चर 1 टाइम 2 टाइम, जब तक आपको नहीं समझ में आता आप व्यू कर सकते हो. व्यू करने के बाद में उसी दिन अनसॉल्व सम है, क्वेश्चन लो. ईमानदारी से नोटबुक आपको मैंने मेंटेन करने के लिए बोली है. टेक योर नोटबुक, सॉल्व दैट सम द सेम डे इन योर नोटबुक. 12 मार्क्स का सम है बोर्ड एग्जाम में. इट इज़ अ कंपल्सरी सम. वी डोंट हैव एनी ऑप्शन विद दिस सम. ये चैप्टर फाइनल अकाउंट की तरह ही 12 मार्क्स का क्वेश्चन है. 2 to 3 मार्क्स ऑब्जेक्टिव, यानी कि टोटल 14-15 मार्क्स का वेटेज है. इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, डोंट टेक इट लाइटली. भले ये अनसॉल्व सम है और आपको मैंने सॉल्यूशन दे दिया है, सिर्फ आप मेरा लेक्चर व्यू करना अच्छे से. व्यू करने के बाद में लेक्चर ऑफ करके फिर सॉल्व करना है. लेक्चर देखते देखते कॉपी करके नहीं लिखना है, नहीं तो फिर आपको समझ में ही नहीं आएगा आपको कितना समझा है.
सो द बेटर थिंग इज व्यू द लेक्चर वेरी नाइसली. जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे फिर आप अपनी नोटबुक निकालो, अच्छे से सम सॉल्व करो. जहाँ पर आपको नहीं समझ में आता है फिर से लेक्चर रेफर करो, फिर देखो, ऑब्जर्व करो और फिर से सम की तरफ जाओ और फिर उसको सॉल्व करो. Still, if you are not able to do, you have any difficulty, you can ask me when I am taking lecture on Google Meet. So, same day solve the sum. एक लेक्चर में एक ही सम होता है और एक ही सम मैं अपलोड करती हूँ और वही हम उस लेक्चर में डिस्कस करते हैं. तो एक दिन में बीके के लिए एक सम के लिए आप 15 to 20 मिनट्स तो निकाल ही सकते हो. सो प्रैक्टिस द सम ऑन द सेम डे. Still you have doubt, when I am taking lecture on Google Meet, you can ask me, but solve the sum. Compulsory it is to solve the sum in your notebook. Solve the sum. You have doubt, you can ask me. Take care. Have a good day.